हेलो बच्चों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सीखेंगे सेकंड चैप्टर द पॉट मेकर। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जो नागालैंड के एक छोटे से गांव में है और वो अपनी मम्मी और दादी माँ की तरह वो भी पॉट मेकिंग करना चाहती है। वो भी मिट्टी के घड़े बनाना चाहती है। ये गांव है जहाँ पे पॉट मेकिंग एक कला ही नहीं बल्कि एक परंपरा है जो हर पीढ़ी अपनी आने वाली पीढ़ी को सिखाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब से सेंटिला बड़ी हो गई, समझदार हो गई और वो अपनी मम्मी के साथ खेतों और फॉरेस्ट में जाने लायक हो गई, तब से उसने एक सपना देखा था। वो सपना कि वो भी अपनी मम्मी और दादी माँ की तरह एक पॉट मेकर बनेगी, मतलब मिट्टी के घड़े बनाएगी। लेकिन उसकी मम्मी एरिलना ऐसा नहीं सोचती। वो चाहती हैं कि मेरी बेटी एक वीवर बने, मतलब वीविंग का काम करे, कपड़े बुने। राइट। और ऐसे दिन जहाँ पे भी जब भी उसको चांस मिलता है सेंटिला को घर पे रहने का, और उसके पेरेंट्स जब खेत में चले जाते हैं तो सेंटिला एक्सपर्ट पॉटर्स के पास जाती है, छुपके से पास जाती है वहाँ पे और वो काम सीखने लगती है। तो पहली बार तो उन पॉट मेकर्स को लगता है कि यार ये छोटी बच्ची है, वो खाली बस एक तरह से इंटरेस्ट ले रही, जैसे छोटे बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं ना कोई भी नई चीज़ में। फिर बाद में उसको भूल जाते हैं, उनका इंटरेस्ट चला जाता है। तो इसका भी ऐसा ही होगा, देखना। और सेंटीला ने इस बात को अपने घर पे बिल्कुल भी नहीं बताया था। उसने ये नहीं बताया था कि मैं कितना पैशनेटली पॉट मेकिंग सीखना चाहती हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि उसने एक रात अपने पेरेंट्स को बात करते सुना था। उसकी मम्मी कंप्लेन कर रही थी कि सेंटीला तो वीविंग में जरा भी इंटरेस्ट नहीं ले रही, उसका जरा भी ध्यान नहीं है वीविंग सीखने में। और उसकी मम्मी कहती हैं कि मैं उसको पॉट मेकिंग तो नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि इससे मेरी लाइफ में कोई भी खुशी नहीं आई। और बदले में क्या मिला? इतना सारा मेहनत करने के बाद कुछ थोड़े से पैसे मिलते हैं हमें। और वो रिवर बैंक जहाँ पे हमें जाके ग्रे और रेड क्ले इकट्ठा करनी पड़ती है ना पॉट बनाने के लिए, वो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा हमें अपने गांव से नीचे की तरफ ढलान पे नीचे जाना पड़ता है। वहाँ पे रिवर बैंक के पास पहुँच के फिर वहाँ से मिट्टी इकट्ठा करके उसको लाद के लोड करके फिर से पूरी पहाड़ की वो चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इसके अलावा भी उस मिट्टी को बीट करना, पाउंडिंग मतलब उस मिट्टी को बार बार बीट करना है ना, गांव आते वक्त उस मिट्टी को इतना पीट पीट के सॉफ्ट बना देना। अब ये कैसे करते हैं? वो उसी मिट्टी को वो लोग डालते हैं बैम्बू सिलेंडर्स में, ताकि उसको पीटने के बाद वो मिट्टी अंदर से सॉफ्ट हो जाए। अब ये काम भी बहुत ही थकावट वाला काम है। और कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने उस मिट्टी के ढेर को थकावट की वजह से वहीं के वहीं फेंक दिया और फिर से मुझे सारा काम स्टार्ट करना पड़ा। और आपको पता ही होगा कि पॉट्स के एक बैच को बनाने में कई महीनों लग जाते हैं और मिलता क्या है हमें बदले में? थोड़े से पैसे। बट अगर सेंटीला वीविंग सीख लेती है ना तो उसको काफ़ी पैसे मिलेंगे। देखो, वो घर के लिए तो कपड़े बनाएगी, लेकिन उसके सिवाय भी वो काफ़ी पैसे कमा पाएगी। प्लस वीविंग पॉट मेकिंग की तरह एकदम गंदा काम नहीं है, इसमें हाथ खराब नहीं होते। और ये सारे सीजन में, मतलब पूरे साल भर आप घर के अंदर बैठ के कर सकते हो। प्लस अगर आप एक शॉल बनाते हो, शॉल वीव करते हो ना, तो उसमें बहुत कम टाइम जाता है, लेकिन पैसे काफी अच्छे मिलते हैं। लेकिन सेंटिला इन सब बातों के बारे में ध्यान नहीं देती। वो बार बार उन्हीं पॉटर्स के पास जाती है सीखने के लिए। उसने देखा कि कैसे कितने ध्यान से ये पॉट मेकर्स उस मिट्टी को पानी के साथ मिक्स करते हैं और फिर उसे पाउंड करते हैं। पाउंड करना मतलब पीटना, राइट। और कितनी केयरफुली उस मिट्टी के अंदर अपना लेफ्ट हैंड घुसा के उस सॉफ्ट मिट्टी को टच करते हैं, और राइट हैंड में वो स्टैप्यूला होता है उनका, सॉरी स्पैट्यूला, और वो स्पैट्यूला से धीमे 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 उसी मिट्टी के ढेर को टैप करते रहते हैं। अब ये जो टैप वाली जो साउंड है ना, वो सेंटिला के लिए एक म्यूजिक की तरह है, क्योंकि वो अपने सामने देखती है कि एक चमत्कार जैसे हो रहा है, जैसे एक जादू हो रहा है। मिट्टी के ढेर से एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉट बन के तैयार हो जाता है। और 2-3 दिन के बाद क्या होता है कि पॉट को ना फाइनल टचअप दिया जाता है, ताकि उनका शेप, वो रिक्वायर्ड शेप जो है वो बन जाए और कंसिस्टेंसी बनी रहे। इसे वो लोग क्या करते हैं, फिर बाद में उस पॉट को ले जाते हैं सन में, सूर्य में रखने के लिए, सुखाने के लिए वहाँ पे ले जाते हैं। जब एक बार सूख जाते हैं तो उसको ले जाते हैं एक भट्टी में। और भट्टी में क्या होता है कि नीचे सूखे बैम्बू और घास की एक लेयर होती है, उसके ऊपर वो मटके रखे जाते हैं, और उन मटकों के ऊपर भी एक अलग मटेरियल्स की लेयर होती है, सेम मटेरियल की लेयर उसके ऊपर भी होती है।
मतलब उसके ऊपर भी बैम्बू और सूखी घास रखी होती है ऐसा, ठीक है। अब बाद में उस भट्टी में आग लगाई जाती है। अब आग लगाने वक्त भी बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा आग लगा दी या कम हुई तो पूरे के पूरे जितने भी बैच हैं वो मिट्टी के घड़े वो सारे बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी जो मम्मी है ना एरिनला, उसको पता था कि मेरी बेटी बार बार ये पॉट मेकर्स के पास जाती है उनसे सीखने के लिए, है ना। फिर भी वो इग्नोर करती है, वो इस बात को इग्नोरेंट बन के प्रिटेंड करती है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं ऐसा। अब एक दिन क्या होता है कि एक आफ्टरनून को ना सेंटिला को जल्दी से घर आना था, क्योंकि उसको पता है कि उसकी जो मम्मी है वो खेतों से वापस आ जाएगी, उससे पहले उसे वहाँ पे पहुँचना था। तो अब होता क्या है कि ग्रेजुअली सेंटिला ये जो बार बार पॉट मेकर्स के पास जाती है ना सीखने के लिए, तो ये टॉपिक जो है वो पूरे गांव का एक गॉसिप बन गया। लोगों को ये लगने लगा कि यार ये एरिल्ना जो है वो अपनी इस स्किल को अपनी बच्ची को क्यों नहीं सिखाती। उनको टेंशन होने लगी कि अगर अगर हमारे गांव के सारे पॉट मेकर्स इसी देखा देखी में लग गए तो हमारे गांव में कोई भी एक्सपर्ट पॉट मेकर बचेगा ही नहीं, कोई हमारी जगह लेने वाला आगे होगा ही नहीं। तो इसी बात को लेकर जो गांव की पंचायत है ना, वहाँ की विलेज काउंसिल, वो विलेज काउंसिल सेंटिला के फादर मैसोबा को बुलाते हैं और पूछते हैं उनसे कि भाई क्या चल रहा है, ये जो एरिल्ना है वो क्यों अपनी डॉटर को ये स्किल सिखा नहीं रही, क्यों मना कर रही है। तो मैसोबा ने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस सिचुएशन को समझा और उन्होंने एकदम हम्बल होकर जवाब दिया कि अंकल और बड़े भाई लोग, एरिल्ना ने कभी भी मना नहीं किया, कि उसने नहीं मना किया कि भाई मैं अपनी बेटी को पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी। बट प्रॉब्लम यह है कि वो अभी कुछ दिन पहले बीमार थी, तो वो बीमारी से रिकवर हो रही है, धीमे धीमे वो स्ट्रांग बन जाएगी तो हम उसे सिखाना स्टार्ट कर देंगे। आप देखना मेरी बेटी जो है ना सेंटिला, वो हमारे गांव की वन ऑफ द बेस्ट पॉट मेकर बनेगी, अच्छे से अच्छे पॉट्स बनाएगी वो। तो ये जवाब सुनकर जो वहाँ की विलेज काउंसिल है वो उसको जाने देते हैं मैसोबा को, ठीक है। लेकिन जाते जाते उसको एक बात को कॉशन देते हैं, याद दिलाते हैं कि भाई ध्यान रखना एक बात को, जो एरिल्ना है वो उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी बच्ची को इस कला को सिखाए। जनरेशन से जनरेशन ये कला पास की जा रही है ना हमारे यहाँ पे, तो एक जनरेशन जो है वो अगली आने वाली जनरेशन को सिखाती है। और जो भी स्किल्स होती है ना, जैसे पॉट मेकिंग, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जो विलेज काउंसिल है वो स्किल्स के बारे में क्या बोलती है। तो कोई भी तरह की जो स्किल होती है, जैसे पॉट मेकिंग एक स्किल है, तो पॉट मेकिंग के वजह से लोगों की ज़रूरतें तो पूरी होती ही हैं, लेकिन हमारे लिए वो हमारी परंपरा और हमारे इतिहास का एक सिंबल है। तो ये एक पर्टिकुलर इंसान को बिलोंग नहीं करता, ये पूरे समाज का एक हिस्सा होता है। और एक्सपर्ट्स का तो ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी स्किल्स को आगे आने वाले अपने बच्चों को फॉरवर्ड करें, उनको सिखाएं। इनफैक्ट किसी भी ऐसे इंसान को सिखाए जिसको सीखने में इंटरेस्ट है। तो ये सब बातें सुनकर ना मैसोबा समझ जाता है कि भाई सिचुएशन क्या हो गई है। तो वो घर जाता है और घर पे जाके एरिल्ना के साथ सारा मैटर डिस्कस करता है। तो आप समझ गए होंगे कि एरिल्ना को और मैसोबा को पता चल गया है कि भाई पूरे गांव में ये बात फैल गई है और पूरे गांव वाले क्या चाहते हैं। अब गांव के अगेंस्ट जाके, अपने समाज से अगेंस्ट जाके ये लोग अपना काम कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट में जो इसकी मम्मी है एरिल्ना, वो मान जाती है कि ठीक है, मैं अपनी बेटी को ये पॉट मेकिंग वाला काम सिखाऊंगी। अगले ही साल एरिल्ला अपने साथ अपनी बेटी सेंटिला को उस रिवर बैंक पे ले जाती है जहाँ पे ग्रे और रेड क्ले मिलती है, और वहाँ पे वो अपनी बेटी को सिखाती है किस तरह से मिट्टी खोदनी होती है, हाउ टू डिग द क्ले, डाव की हेल्प से। डाव मतलब एक ऐसा औजार है जिससे मिट्टी खोदी जाती है। फिर उसे खोद के उसको लोड करना होता है एक बास्केट में, और बास्केट को कैरी करके ले जाना होता है। फिर उस मिट्टी के ढेर को एक गड्ढे में डालना होता है जहाँ पे उसमें पानी डालना होता है, ठीक है। फिर बाद में उसी में से निकाल के बैम्बू सिलेंडर्स में प्रॉपर प्रोपोर्शन में, राइट प्रोपोर्शन में डालना होता है, उसको पीटना होता है। तो सेंटिला तो एक क्विक लर्नर थी, तो उसने सीख लिया फटाफट इतना काम। उसने देख लिया कि भाई कैसे मिट्टी को मेलिएबल डफ में कन्वर्ट करते हैं, मतलब मिट्टी को पीट पीट के इतना सॉफ्ट बना देती है वो कि जैसे वो उसको कोई भी शेप बना जा सके, ठीक है। बट जब भी वो ट्राई करती है ना अपने हाथों से उस मिट्टी के ढेर को पॉट बनाने में, तो वो फेल हो जाती है बेचारी। वो कई बार ऐसा ट्राई करती है लेकिन कर नहीं पाती। देखिए यहाँ पे पूरा ये फोटो है जहाँ पे रिवर बैंक पे उसकी मम्मी सेंटिला को बता रही है मिट्टी के बारे में, ठीक है। यहाँ तक कि जो सेंटिला है वो उस मिट्टी के ढेर को ठीक से पकड़ भी नहीं पाती,
और उसकी मम्मी कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप एक कॉर्नर में खड़ी खड़ी देखती है और उसके सामने उसकी बेटी बार बार फेल हो रही है, ठीक है। लेकिन जब सेंटिला बेचारी बार बार ट्राई करने के बाद हैरान हो जाती है तो फ्रस्ट्रेशन के मारे वो अपना सर झुका लेती है। फिर तब जाके एरिनला वहाँ पे आती है आगे बढ़ के और उसी मिट्टी के ढेर को एक ब्यूटीफुल पॉट में कन्वर्ट कर देती है। अब ऐसा कितनी बार होता है पता है, ऐसा पूरे साल चलता है, लेकिन फिर भी सेंटिला अपनी मम्मी से कुछ सीख नहीं पाती। अगले साल सेंटिला और बड़ी हो जाती है और वहाँ के रिवाज के हिसाब से उसे भी एक गर्ल्स हॉस्टल में जाना पड़ता है, गर्ल्स डॉर्मेटरीज जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे कुछ रातों के लिए रुकना होता है और वहाँ पे एक ओल्ड लेडी है, मिडिल एजेड विडो है, जिसको वहाँ की लड़कियाँ ओनुला कहती हैं या फिर आंटी। तो वहाँ पे रुकना होता है और उस आंटी ने भी ये सुना था सेंटिला के घर के बारे में कि क्या चल रहा है, और उसने सोच लिया था कि मैं इस लड़की को हर पॉसिबल मैनर में हेल्प ज़रूर करूँगी। अब एक शाम को जब सब लोग एक म्यूजिकल इवनिंग को अटेंड करने गए थे तो वहाँ पे सेंटिला अकेली थी। सो ओनुला ने देखा कि सेंटिला कैसे कुछ क्ले निकालती है, मिट्टी निकालती है और कुछ अपने बास्केट में से कुछ इम्प्लीमेंट्स निकालती है शांति से। और वो देखती है कि सेंटिला कैसे अपने एफर्ट्स से बेचारी एक पॉट बनाने का ट्राई कर रही है। और वो देखती है कि सेंटिला बहुत टेंस्ड है, उसके एफर्ट्स बहुत ही क्लमजी होते हैं, मतलब बहुत ही ठीक से वो काम नहीं कर पाती। और उसी वजह से, इसी टेंशन की वजह से जो मिट्टी है ना, जो क्ले, वो क्ले सही आकार में आ ही नहीं पाती। अब सेंटिला इतना काम करके बेचारी थक जाती है तो वो जो मिट्टी का जो ढेर है पूरा उसको ग्राउंड पे ही रहने देती है। और ओनुला उसके पास में आती है और बोलती है, बेटा टेंशन मत लो, डोंट वरी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कैसे एक परफेक्ट पॉट बनाते हैं। तो सेंटिला वहाँ पे बहुत ही अमेजमेंट में देखती है कि कैसे ओनुला उस मिट्टी के ढेर में से एक ब्यूटीफुल पॉट बना देती है। और वो कहती है कि एक बार फिर से ट्राई करो, चलो ठीक है। ओनुला कहती है सेंटिला को कि चलो फिर से ट्राई करो। और सेंटिला इस बार मिट्टी का एक ढेर लेती है और बहुत ही कॉन्फिडेंस से वो अपना काम शुरू करती है। अब ऐसा कॉन्फिडेंस उसको पहले कभी नहीं मिला था, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस फिर से स्टार्ट करती है, जैसी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है उसके हिसाब से वो इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है और अपना काम करती है। और उसने सारे इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो किया था और उसने एक ब्यूटीफुल पॉट बना दिया। आप सोचिए, एक बच्ची जो इतने दिनों से ट्राई कर रही है, आज जाके वो फाइनली एक अच्छा सा पॉट बना पाती है, राइट। और जब वो पूरा हो चुका ना, तो बच्ची वहीं पे खड़ी खड़ी अपने उस ब्यूटीफुल मास्टरपीस को निहार रही है, देख रही है कि वाह मैंने कितना अच्छा बनाया। लेकिन ओनुला वहाँ पे आती है और बोलती है कि बेटा आपने सब कुछ ठीक तो किया है, लेकिन ये जो पॉट का माउथ है ना, वो बिल्कुल गलत है। अब सेंटिला ओनुला की तरफ देखती है फ्रस्ट्रेशन से, लेकिन ओनुला स्माइल करते हुए बोलती है, देखो टेंशन मत लो, जब भी आप अपनी मम्मी के साथ अगली बार काम करने बैठोगे ना, तो उनको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना कि कैसे वो उस घड़े के माउथ को शेप देती है, राइट। और तुम तो बहुत ही जल्दी समझती हो, सीख जाती हो, तो तुम अच्छे से कर लोगी। अब बच्चों यहाँ पे ना कहानी एक बहुत ही अच्छा मोड़ लेने वाली है। यहाँ पे एक मेन इवेंट आने वाली है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो अगली बार जब वो फिर से अपनी मम्मी के साथ बैठती है ना पॉट मेकिंग के सेशन में, तो सेंटिला ऑब्जर्व करती है कि कैसे उसकी मम्मी अपने लेफ्ट हैंड से केयरफुली और स्पैटुला लेके कैसे वो रिलैक्स्ड मैनर में एक रिदम में उस पॉट को डिज़ाइन कर रही है और उसके माउथ को कैसे बना रही है। कैसे उसने मिट्टी का एक स्ट्रिप लिया और घड़े के पास ऊपर की तरफ लगा दिया, है ना, एक माउथ की तरह उसका बना दिया पूरा। बाद में एक सनी डे के दिन एरिनला सेंटिला को बोलती है कि हमें ना ट्राई करना पड़ेगा कि हम जितने ज़्यादा घड़े बना सके उतना अच्छा, नहीं तो क्या होगा कि हमारे पास उतने दिन नहीं बचेंगे कि जब हम उस घड़े को सनशाइन में सुखा सकें। तो इसलिए वो लोग अपने काम की जगह पे जाते हैं, उस शेड पे वहाँ पे जाते हैं जल्दी से। और एज़ यूजुअल एरिनला जो है वो फटाफट मिट्टी के घड़ों का एक बैच पूरा तैयार कर देती है और सेंटिला को बोलती है कि ठीक है अब तुम काम आगे करना, ठीक है। वो वहाँ से, इसकी मम्मी जो है ना, वो जानबूझ के यहाँ से जाती है, ठीक है। वो इस बहाने से जाती है कि मेरा तो सिर दुख रहा है और मेरे पीठ में दर्द है, तो ऐसा कह के वो चली जाती है, ठीक है। और सेंटिला जो है वो आगे ट्राई करती है, जितने हो सके उतने ज़्यादा पॉट बनाने का वो ट्राई करती है। सेंटिला सरप्राइज हो गई थी ये सुन के कि यार मम्मी मुझे अकेले को छोड़ के यहाँ पे जा रही है,
उसको पता है कि मैं ठीक से नहीं बना पाती फिर भी। तो सेंटिला सरप्राइज हो गई थी, लेकिन वो फिर भी वो धीमे धीमे अपना काम स्टार्ट करती है। वो उस मिट्टी को बीट करती है ताकि वो पूरा उसका डफ बन जाए, और परफेक्ट अपने लेफ्ट हैंड के कोऑर्डिनेशन से वो काम अपना करती है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसने रियलाइज़ किया कि यार पूरा पॉट रेडी हो चुका है उसके सामने। तो वो स्टार्ट करती है अगले पॉट से, फिर दूसरे बाद उसके दूसरे पॉट से। इसी तरह से वो एक के बाद एक पॉट बनाती जाती है। जिस तरह से एक स्प्रिंटर होता है ना, जो जैसे ही मोमेंटम में आता है वैसे ही फटाफट दौड़ने लगता है ना, बस उसी तरह वो एक के बाद एक पॉट बनाते जा रही थी सेम स्पीड पे। ठीक है, एक तरीके का आप बोल सकते हो फ्लो स्टेट। अब आप सोचोगे सर फ्लो स्टेट का मतलब क्या? फ्लो स्टेट का मतलब कि जब इंसान अपने काम में इतना मग्न हो जाता है कि उसको समय का पता नहीं चलता, और उसका काम भी इतनी तेजी से होने लगता है जो नॉर्मली नहीं होता, तो उसी को बोलते हैं फ्लो स्टेट। और इसमें कोई भी तरह का कोई भी तरह की गड़बड़ी या फिर ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम फ्लॉलेसली काम होता है। तो उसने देखा था कि उसकी मम्मी जिस तरह से पूरा काम कर रही थी ना, उसी रिदम में वो भी फटाफट अपना काम करने लगती है। और फाइनली वो देखती है कि पूरा घड़ों की एक रो उसने बना के रख दी है। बस उसकी मम्मी ने जितने घड़े बनाए थे ना, उससे एक कम होता है उसका। ठीक है, उसकी मम्मी ने मान लो 5 बनाए थे तो उसने 4 बना के रख दिए, ऐसा। ठीक है, अब ये भी इतने सारे घड़े बनाने के बाद वो भी थक जाती है, तो डिसाइड करती है कि चलो घर में जाती हूँ और मम्मी के साथ बैठ के लंच करती हूँ। लेकिन जैसे वो घर के अंदर अपने थ्रेशोल्ड पे पहुँचती है, वहाँ पे देखती है उसकी मम्मी फ्लोर पे लेटी हुई है, और उसकी मम्मी की सांस नहीं चल रही। मतलब मतलब बच्चों, इसकी मम्मी की यहाँ पे डेथ हो जाती है। सेंटीला अपने कॉमन एरिया वाले विलेज में जाती है वहाँ पे। ठीक है, विलेज के कॉमन एरिया में जाती है, चिल्लाती है, हेल्प मांगती है। तो विलेजर्स भी भागते हुए उसके घर पे आते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो मैसोबा को बुलाने जाते हैं। जब अगली सुबह एरिल्ना की बॉडी को ले जाया जा रहा था, तो सेंटिला उसके पीछे भाग रही थी और चिल्लाती हुई जा रही थी, मदर, आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, इट सिंपली केम टू मी। तो बोलती, मम्मी, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह से होगा, बट ये अपने आप मेरे साथ हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बच्चों, आप सोचोगे यार ये कहना क्या चाहती है बच्ची? असली में ये बच्ची ये कहना चाहती है कि ये जो आर्ट है ना, जो आर्ट एरिल्ना ने इतने सालों से सीखा था अपना, ठीक है, उसकी मम्मी ने सीखा था, तो वो एकाएक सेंटिला को आ गया, अपने आप आ गया, और वो उसके लिए माफ़ी मांग रही है कि मुझे एकाएक ये सब आ गया एकदम से। होता क्या है नेचर में, जब एक गुरु अपना सब कुछ सिखा देता है ना, तो कोई भी दाव पेच बचता नहीं है, सब कुछ उसने अपने शिष्य को सिखा दिया, तब गुरु के जाने का टाइम आ जाता है। इसी तरह से एक मास्टर जब सब कुछ अपना सिखा देता है ना, तब जानता है कि अब इसके आगे का काम मेरा शिष्य हैंडल करेगा, मेरा स्टूडेंट हैंडल करेगा। बस यही बात है। इसी तरह से नेचर बड़े सीनियर को हटा देती है, और वो जो जूनियर अब आगे जाके मास्टर बनने के लायक हो गया है, उसको आगे ला देती है। अब जिन लोगों ने इसके बारे में सुना ना, तो वो समझ नहीं पाए यार ये क्या कह रही है, ये बच्ची क्या कह रही है। बस खाली एक लेडी है जो इस बात को समझ जाती है, ओनुला, जिसने सैंटिला को सिखाया था। मतलब वो तो सिर्फ एक माध्यम थी, असली टीचर उसकी उसकी मम्मी थी, राइट। तो वो तुरंत ही समझ जाती है कि कोई कुछ तो बहुत बड़ी चीज हुई है, कोई मोमेंटस या बड़ी चीज तो हुई है जरा, नहीं तो ये मोमेंट नहीं आता। तो वो जब वापस जा रही थी, तो ओनिला ने देखा कि यार ये जो थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था वहाँ पे जहाँ पे लोग काम कर रहे थे। तो क्यूरियोसिटी की वजह से, वो जानने की इच्छा उसके अंदर थी कि भाई अंदर ऐसा क्या है। तो अंदर वो देखती है आगे जाके, और एकदम से शॉक हो जाती है। वहाँ पे देखती है मिट्टी के घड़ों के 2 लाइन लगी हुई वहाँ पे, एकदम नीट एंड क्लीन, साइड बाय साइड। और उसको पता नहीं चलता कि उसमें से कौन सी लाइन है जो उसकी मम्मी ने बनाई है और कौन सी उस लड़की ने बनाई है। ठीक है, उसको इतना तो पता था क्या, दोनों जो मिट्टी के घड़े की जो दोनों लाइन है, वो एक इंसान नहीं बना सकता। 2 इंसानों का ये काम है, लेकिन दोनों के दोनों मिट्टी के घड़ों की लाइन एक जैसी दिखती है। ओनुला वहां पे काफी देर तक रुकी थी, और वो समझ नहीं पा रही थी, उस समझने का ट्राई कर रही थी कि ये अनयूजुअल जो इवेंट हुई है वो है क्या। उसको वो समझने का ट्राई कर रही थी, उसका दिमाग अभी भी उसको फील कर रहा था। धीमे धीमे वो उस जगह से निकलती है, उस वंडरफुल जगह से जहां पे उसका दिमाग एकदम चकरा गया था, वहां से वो निकलती है। बिकॉज अब वो बिलीव करती है कि उसने
कौन सा बड़ा चमत्कार देखा है उसके सामने। यहाँ पे सामने दो बैच हैं जो गीले मिट्टी के घड़े हैं, साइड बाय साइड खड़े हैं परफेक्ट सिमेट्री में। मतलब दोनों के दोनों घड़े जो हैं लाइन सर, दोनों के दोनों जो घड़े हैं उनकी लाइंस एकदम परफेक्ट सिमेट्री में है। ऐसा आप बता ही नहीं सकते किसी बच्चे ने बनाया है या फिर किसी एक्सपर्ट आर्टिस्ट ने बनाया है। इसी तरह से एक नए पॉट मेकर का जन्म होता है। बच्चों, ये कहानी आपको कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इस ब्यूटीफुल स्टोरी को लिखा है तेमसुला आओ ने, जो कि नागालैंड के लोगों के बारे में लिखती है, वहाँ के गांव, वहाँ के लोगों की लाइफ के बारे में लिखती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।